नमस्कार दोस्तों। आज देश की जो हालत है उस हालत पर क्या कहा जाए, शब्दों को लेकर के, उसके चयन को लेकर के बड़ी समस्या पैदा होती है और समस्या पैदा भी होनी चाहिए, क्योंकि समस्या की जड़ में देश का एक शीर्ष सत्ता पर बैठा व्यक्ति है। तो इसी पर चर्चा केंद्रित है। चर्चा में जो पहला सवाल है, तो क्या देश नरेंद्र मोदी नहीं कोई और चला रहा है? क्या भारत में लोकतंत्र नाम की कोई संस्था बची है? क्या अडानी के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में मोदी शामिल नहीं है? और यदि नहीं है तो जेपीसी से क्यों डर रहे हैं? अडानी को देश की रक्षा से जुड़े संस्थानों का काम क्यों दिया जा रहा है? इतने विवाद के बाद जबकि जो कंपनियां काम कर रही हैं उनका चीनी और मॉरिशस कनेक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, बावजूद इसके उन्हें देश की रक्षा क्षेत्र में एंट्री दी गई है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में इतनी लूट क्यों हो रही है और उसमें कौन कमा रहा है? मोदी सरकार अपनी जेब से निकालकर नहीं बल्कि आपकी जेब से निकालकर यह धन आखिर कहां खर्च कर रही है? मोदी सरकार में जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ गया है, फिर भी अर्थव्यवस्था लाचार क्यों है? जब इतना धन आ रहा है तो फिर सरकारी कंपनियां क्यों बेचनी पड़ रही हैं? संपत्तियां क्यों बेचनी पड़ रही हैं? जब इतना राजस्व आ रहा है तो देश में नौकरियां क्यों खत्म हो रही और नई भर्तियां क्यों नहीं हो रही? और जब इतना राजस्व आ रहा है तो पुरानी पेंशन योजना हो या वन रैंक वन पेंशन या जो भी कोई हो, बकाया राशि हो, लोगों की डीए की बकाया राशि हो, केंद्रीय कर्मचारियों की, वो देने से सरकार मना क्यों कर रही है? जब इतना राजस्व आ रहा है तो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पेड क्यों कर दिए गए हैं और उन्हें कारपोरेट के मुनाफे का धंधा क्यों बना दिया गया है, जबकि वो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं? इन्हीं सारे विषयों पर मोदी सरकार सवालों में है और जब राहुल गांधी इन पर सवाल करते हैं, संसद में करते हैं, तो संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कभी भी लोकतंत्र में, लोकसभा में माइक नहीं बंद किया जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है और इसको भी आप देखिए। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218। सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये निशिकांत को बुलाओ। कि सच यही है कि राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति फिर भी झूठ बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति सरकार की तरफ से झूठ बोलते हैं, जो सरकार या पार्टी की तरफ से झूठ बोलते हैं। वो पार्टी नहीं है, वो आज देश की संवैधानिक संस्था के द्वितीय प्रमुख है, सेकेंड प्रमुख है। ऐसी स्थिति। इसके बाद आप देखिए, जब सरकार जिस तरीके से कर रही है तो कोई और चला रहा है, इसको मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार जिस ढंग से चला रही है उससे वो लगता है कि वो देश के लोगों, देश के हित में और देश के नागरिकों के हित में ये सरकार नहीं चल रही है। इसके तमाम उदाहरण दूंगा। सबसे पहले कि इस देश के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम और चीजें हो, सारी चीजें बहुत महंगी है। इतनी महंगी है कि दुनिया के तमाम देशों से महंगी है और भारत ही जब दूसरे देशों को वही पेट्रोल
निर्यात करता है, तो आप ये समझिए कि जो निर्यात करता है वो सस्ता निर्यात करता है और हमारे यहां महंगा होता है। यह स्थिति क्यों है, इस पर पहले बात करते हैं कि भारत में इस समय सबसे सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है, और जब सबसे सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है तो आप ये समझिए प्रति लीटर जो हमें पेट्रोल है वो तकरीबन 40 रुपए महंगा पड़ रहा है, 40 रुपए महंगा पड़ रहा है। और यदि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार से तुलना कर लें, उस समय लिए जाने वाले सरकार की तरफ से टैक्स की बात कर लें, तो उस स्थिति में हमसे पेट्रोलियम उत्पाद 60% महंगा दिया जा रहा है, 60%। अब आप समझिए, जबकि मनमोहन सिंह सरकार के समय से आज क्रूड ऑयल सस्ता है, तो आप इसको समझ सकते हैं एक लाइन में कि मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोल पर 3 रुपए कुछ पैसे टैक्स पड़ता था और डीजल पर 9% के करीब का टैक्स पड़ता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि तकरीबन 32% टैक्स हमसे वसूला जाता है इस पर, 32%। चलिए कोई बात नहीं, हम वो देने को तैयार हैं। उसके बाद सरकार क्या कर रही है? उसके बाद आपसे लूट रही है। क्यों? वजह यह है, यह मुनाफा अदानी अंबानी की जेब में जाना है, क्योंकि इस देश के अंदर जो रिफाइनरीज है वो उनके हाथ में है, निजी क्षेत्र की। सरकारी क्षेत्र की भी हैं, इंडियन ऑयल की हैं, दूसरी और हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की उनकी। और वो निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज भी पेट्रोलियम जो है सरकारी रिफाइनरीज का भी ले लेती और मार्केट में उतार देती है, और सरकार के जब उसमें जाता है तो वो विदेश में सप्लाई करके मुनाफा निर्यात करके कमा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके तेल का और जो अपना तेल है वो बेच रहे हैं उसी महंगे दाम पे। उसका नतीजा यह है कि जो पेट्रोलियम का आपको दाम पड़ना चाहिए, इतना टैक्स और सब कुछ देने के बाद भी, तो भी 40 रुपया करीब आपसे सस्ता पड़ना चाहिए प्रति लीटर। तो इस तरह से मोदी सरकार ये लूट रही है। चलिए हम इस लूट की भी बात कर लें। जब ये लूट रही है तो ये आखिर पैसा जा कहां रहा है? यदि आप मनमोहन सिंह सरकार से तुलना करेंगे तो उस सरकार में पेट्रोलियम से जो सरकार को कमाई हो रही थी टैक्स और सब चीज से मिलाकर, तो वो हो रही थी टोटल 10 साल में 5 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब से कमा रही है, 8 लाख करोड़ रुपया। आप इससे समझ सकते हैं 8 लाख करोड़ रुपया कमाने के बाद में भी आपको लूटा जाता है और कहा जाता है कि नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता है, उस पर सुनने को तैयार नहीं। बढ़ा जरूर दिया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। कुकिंग गैस के नाम पे, जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, उसमें भी आपके साथ लूट हो रही है। क्यों साहब? अदानी का ग्रीन एनर्जी के नाम से और दूसरी चीजें जो अदानी की गैस है उसकी सप्लाई जो पाइपलाइन से हो रही है उसमें लूट करानी है, इसलिए यह गैस महंगी की जा रही है। तो यह खेल समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब राहुल गांधी सवाल करते हैं इस पर तो साहब वो देश के दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई है? देश के अंदर, देश के बाहर हम लोकतंत्र पे चर्चा करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। हम अडानी अंबानी जैसे लोगों की लूट पर चर्चा करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। हम देश के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर देने नीति है मोदी सरकार की, उस पर चर्चा करते हैं, तो कोई गलत नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी ने और क्या किया? लेकिन आप तो देश के साथ धोखा करते हैं, और देश के साथ धोखा कैसे करते हैं वो जानिए। आप चाइना के साथ में गहरे रिश्ते बनाते हैं और उसके बाद में चाइना हमारे यहां घुस के 2000 किलोमीटर भूमि कब्जा कर लेता है, हमारे सैनिकों को मार डालता है। लेकिन आप चाइना के साथ व्यापार करते हैं और जनता को दिखावे के लिए क्या कहते हैं, हमने उनके इतने ऐप बंद कर दिए। तो साहब ऐप पर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं,
चाइना हमारे ऊपर ऊपर बिल्ट एंड प्रोजेक्ट की जो रोड है उसको बना करके पाकिस्तान से जो है बर्मा तक की, जिसे माम्यार कहते हैं, वहां तक पूरी रोड बना लेता है और उसके साथ साथ अब वो काबुल तक एक्सटेंड कर लेता है। यानी वो अपना रिश्ता बिल्कुल रसिया से लेकर के यहां तक पूरा अपना बना लेगा और ये एक खेल चल रहा है। और उसके बाद में ड्रैगन किस तरीके से कब्जा कर रहा है और इधर नीचे जब वो आता है तो श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट वो कब्जे में ले लेता है। इधर पाकिस्तान के साथ वो रिलेशन करीबी के बना करके वहां पर घुस जाता है। तो अब आपको चारों तरफ से वो घेर लेता है और ये घेरने का नतीजा क्या होता है? आप खतरे में पड़ते हैं, देश खतरे में पड़ता है, देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। कभी भी वो हम पर चारों तरफ से बरस सकता है और कोई हमें बचा नहीं पाएगा। यह स्थिति, ऐसी स्थिति में आपको भले कोई सहयोग दे लेकिन आप कमजोर होते जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसने हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट हमसे छीन लिए। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट, आप कल्पना करिए, यानी कितना बड़ा क्षेत्र उसने छीन लिया। यह आपकी स्थिति। चलिए अब आ जाते हैं फिर अडानी के साथ। तो अडानी का क्यों आखिर मोदी बचाव कर रहे हैं? क्योंकि अडानी नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाते हैं, वो वास्तव में सरकार के मालिक, और वो पूरे चुनाव पे पैसा लगाते हैं, सब जगह फंडिंग करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर और जहाज का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते हैं और सारी गाड़ियों का करते हैं। ये कहीं किसी से छिपा नहीं। A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji, and wherever he goes he takes him, wherever he goes this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. इसके बाद अडानी चाइना के साथ मिलकर के व्यापार कर और चाइना के साथ उनका पूरा टाई अप, और बैकडोर से वो हिंदुस्तान में चाइना को ले आए। यह बात मैं जब कहता हूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। इसको पहले जान लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सरकारी एजेंसियां जब तमाम तरह के ड्रामे कर रही होती हैं तो उस समय विनोद अडानी, जो इनके बड़े भाई हैं गौतम अडानी के, उनकी कंपनियां, उनके शेयर्स मॉरिशस की 3 कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए। अभी हाल ही जब ये बवाल चला, इसके बाद में कहा गया कि हाँ रेगुलेटर्स जांच कर रहे हैं, सेबी ये जांच कर रहा है। तो सेबी क्या जांच कर रहा है कि शेयर का वो नहीं गड़बड़ हुआ हो। तो साहब इस दौरान क्या किया, इन्होंने, गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों के शेयर विनोद अडानी की 3 कंपनियों में जो मॉरिशस बेस्ड हैं उनमें ट्रांसफर कर दिए। अब नतीजा क्या हुआ, वो मॉरिशस की आधिकारिकता हो गई। तो यह स्थिति है। ईडी की क्या इतनी हिम्मत है, सीबीआई की इतनी हिम्मत है, सेबी की इतनी हिम्मत है कि इस बिकावली पर जांच कर सके। और ये 39,000 करोड़ रुपए का बिकावली है। क्या इसमें 1 रुपया टैक्स वसूला गया? नहीं वसूला गया। तो यह एक सत्य है कि गौतम का मालिक कौन है या मोदी का मालिक कौन है, यह सवाल उठता है। तो यह जब सवाल आता है तो आपको छोटी सी बात बताऊं, अडानी समूह की प्रमुख जो निवेशक कंपनी है एलारा, वो अडानी की डिफेंस फर्म में अडानी के साथ उनकी सह मालिक, मतलब मालिक है, वो सिर्फ निवेशक नहीं है। अडानी समूह के घोटालों में
विनोद अडानी का नाम आया, जो गौतम अडानी के सगे बड़े भाई हैं। अब उन्होंने अपना नाम अडानी की जगह विनोद शाह कर लिया है, नाम बदल लिया है। तो एलारा कंपनी जो है वो प्रमुख रूप से क्या है, उसने धन, अपना 99% धन इनके में लगा रखा है और इसको मालिकाना हक मिला है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी समूह के साथ यह एक रक्षा कंपनी जो बेंगलुरु स्थित है, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसकी एक प्रमोटर इकाई है। अब आप खेल को समझिए। उसके जरिए समूह का अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया, उसके बाद में जो आया उसने 88 सवाल किए और उन 88 सवालों के जवाब नहीं दे सके विनोद अडानी या गौतम अडानी या अडानी ग्रुप। उसने बस सिर्फ 400 कुछ पेज का जवाब दिया, उसमें सिर्फ कि हाँ ये राष्ट्र पर हमला है, वो है। बिल्कुल राष्ट्र पे हमला है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का काम जो ये करने वाली है, सुरक्षा का काम करने वाली है, उनमें ये कंपनियां घुन की तरह से घुस गई। और वो कंपनियां किसकी हैं? अडानी की हैं। तो एलारा जो इंडिया करके इन्होंने एक बनाई हुई है, एलारा कैपिटल करके बनाई हुई है, इन सबकी स्थिति है कि मॉरिशस में पंजीकृत 4 संस्थाओं में से एक है और यह कैपिटल फंड अडानी समूह की कंपनियों का मुख्य रूप से शेयर धारक है। और इसमें अब जानिए, इसे जो चलाता है वो कौन चलाता है? उसे चलाते हैं विनोद अडानी। और विनोद अडानी का आप एक चीज समझ लिए, चांग चुंग लिंग नाम के एक चीनी नागरिक हैं, उद्योगपति हैं। वो उनकी कंपनी जो है कोरिया में, उत्तर कोरिया में पेट्रोलियम जो है निर्यात कर रही थी, भेज रही थी, जब उस पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए हुए थे। तब इस पर जांच की गई, तो जांच में पाया गया, उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में जो अपना पता दिया सिंगापुर का, वही पता गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का है। मतलब आप ये कनेक्शन समझिए। तो इस तरीके से यह संदिग्ध व्यक्ति किसके साथ मिला हुआ है? विनोद अडानी के। और विनोद अडानी के जरिए वो भारत की रक्षा फर्मों में, रक्षा उसमें घुसपैठ करके बैठा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। अब इसमें जिस तरीके से इनका है, अगस्टा वेस्टलैंड मामला जो 2014 में हुआ था, जिसमें तमाम विवाद पैदा हुए थे, गोदामी इंटरनेशनल का नाम आया था, तो वो मामले में यही चीनी नागरिक था। लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने उसको रद्द कर दिया था और जांच शुरू करा दी। लेकिन अब क्या होता है? अब क्या होता है? 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो उसके खिलाफ चार्जशीट हुई थी, उस चार्जशीट से उसका नाम गायब कर दिया। यह स्थिति है, क्लीन चिट दे दी गई। तो इन्हीं सारे मसलों पर जब राहुल गांधी बात करते हैं तो मोदी को डर लगता है, क्योंकि भारत का धन खर्च कहां हो रहा है? भारत का धन जो हमारा इतना ज्यादा राजस्व वसूला जा रहा है, जीडीपी क्यों कमजोर पड़ रही है? जब इतना पैसा आ रहा है तो हमारी जीडीपी क्यों बर्बाद हो रही है? जीडीपी तो बढ़नी चाहिए, कमजोर हो रही है, लगातार स्लो हो रही है, जो स्पीड आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो ये स्थिति, और ये राजस्व का पैसा जा कहां रहा है, ये अपने आप में है। जब सड़कों से कमाया जा रहा है, उसे धंधा बना दिया गया है, 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर का बना दिया, जबकि नियम ये बना था कि सिर्फ एक्सप्रेस वे जो नई रोड लेकर के नया सड़क बनाई जाएगी उस पर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं होगा जो पहले से बनी। लेकिन ये ड्रामे हो रहे हैं, झूठ बोला जाता है कि साहब हमने इतनी सड़कें बना दी। सड़कें नहीं बना दी। आज के समय में क्या है, नरेंद्र मोदी सरकार के समय में एक ही सड़क को यदि वो 4 लेन है तो 4 सड़क के बराबर गिना जाता है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था 2014 तक। तो यह खेल है, इस आधार पर वो कहते हैं हमने ज्यादा सड़कें बना दी, जबकि वास्तविकता है कि उन्होंने कांग्रेस के समय की सरकार से कम सड़कें बनाई। तो यह एक सत्य है। तो इसी तरीके से जब यह स्थिति होती है तो आपको सोचना पड़ेगा, तो यह पैसा कहां जा रहा है? यह पैसा असल में जा रहा है इन्हीं पूंजीपतियों को बचाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, उनको स्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि यदि आपके पास, देश के पास इतना बड़ा राजस्व आ रहा है जो कभी नहीं आया था, तो फिर भारत की कंपनियां, सरकार की कंपनियां क्यों बेची जा रही, संपत्तियां क्यों बेची जा रही, सारी चीजें सामने। इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी सवाल करते हैं, और जब वो सवाल करते हैं तो मोदी को डर लगता है, क्योंकि राहुल की आवाज को दुनिया में सुना जाता है।
तो उस डर के समय में क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं बोलते, न उनकी आवाज चीन के खिलाफ निकलती है, न उनकी आवाज जो है अडानी के खिलाफ निकलती है, चुप्पी साध लेते हैं, साइलेंस। तो ऐसी स्थिति में उनके चपरासी से लेकर तमाम सारे लोग, उपराष्ट्रपति तक, तमाम सारे लोग आते हैं और बोलते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है, जब ज्यादा खतरा बढ़ जाता है तो मोदी एक औरत को आगे कर देता है, तो उस चीज को लेकर के इस तरह से कह देते हैं, मोदी जब जब राहुल से डरता है, खुद को बचाने के लिए अपनी प्रिय स्मृति ईरानी को आगे करता है। तो साहब यह स्थिति है, और यह वही स्मृति ईरानी जिनको आप जानते हैं कि किस तरह की, जिनके पति और उनकी बेटी घोटालों का मामला सबके सामने है, उसका मामला आ चुका है, आज तक उसका हिसाब इन्होंने नहीं दिया। उसको बचाव में किस किस तरीके से इन्होंने ड्रामे किए सबको पता है, किस किस तरीके से इनके यहां बीफ बेचा जाता है वो सबको पता है। और जो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में यह होता है। फिर आप देखिए राहुल गांधी ने आरएसएस पर जो बोला, आरएसएस को बड़ी तकलीफ हुई। आज आरएसएस के जो सह प्रमुख हैं उन्होंने इसको लेकर के एक बयान दिया राहुल गांधी के लिए, तो उस पर मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने आरएसएस पर जो बात बोला, वही बात सरदार पटेल बोला करते थे 1948 तक, जब तक वो जीवित रहे। और उन्होंने इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाया था, और उन्होंने हटाया नहीं नेहरू के कहने के बाद भी। अंत में नेहरू ने उस पर प्रतिबंध हटाया, क्योंकि नेहरू थोड़ा ज्यादा सरल स्वभाव के। तो यह स्थिति है, और राहुल गांधी ने वही दोहराया, 100% दोहराया, जो कि बिल्कुल सही है। तो मोदी गैंग और बीजेपी का जो गिरोह है वो राहुल गांधी पर हमलावर होता है। अडानी मोदी घोटाले पर वो चर्चा ना करे, सब कुछ ना करे, उसको लेकर वो राहुल गांधी पर हमलावर होते हैं, और उसके लिए वो स्मृति ईरानी जैसी औरतों को आगे करते हैं, और उस औरत को आगे करते हैं जिसने पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो डिग्री लिखी, बाद में उसे घटा दिए। पहली बार हो रहा है कि जो डिग्री लिखी जाती है वो घटा दी जाती है। तो साहब जब यह स्थिति हो तो सवाल उठता है कि यह देश किसके लिए काम कर रहा है, और इस देश का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है या अडानी का नौकर है? सवाल यही। और वो क्या अडानी के मुनाफे के लिए ही काम करता है? उसके अलावा उसे कोई देश से सरोकार नहीं है। वो चीन से इसलिए डरता है क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, नुकसान कर देगा। अब आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज देश के विपक्ष ने 16 दलों ने एक साथ आज मार्च किया, और वो ईडी ऑफिस जाकर के 200 सांसद ईडी ऑफिस जाकर के शिकायत देना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। विजय चौक के आगे रोक दिया गया, पुलिस लगा दी गई। 200 सांसद, ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। तब ऐसी स्थिति में कौन सा लोकतंत्र बना है, कौन सा लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र तो आपने खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और जब लोकतंत्र की हत्या कर दी हो तो लड़ने किसी को तो निकलना पड़ेगा। तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, विपक्ष के कुछ नेता लड़ रहे हैं, और वो इस चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि अपने दर्द के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अडानी और मोदी रिलेशन की जांच कराइए, उनके ट्रांजैक्शन की जांच कराइए, उनके पैसे और सारे धंधे की जांच कराइए, उसका कहां कहां किस किस से कनेक्शन है उसकी जांच कराइए, और इसलिए जेपीसी कराइए, ईडी से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। यह मसला है। देखिए, आप लोग गवाह, आप सबके सामने 200 एमपी हम चल रहे थे, रोक दिया गया। तो नेता विरोधी दल ने ये तक कह दिया कि इसके बाद हमको 2 आदमी को ले जाओ, 3 आदमी को ले जाओ। तो थोड़ी देर बाद कहते साहब ईडी आपसे नहीं मिलना चाहती। अब नेता विरोधी दल और विरोधी दल के नेताओं को ईडी नहीं मिलना चाहती। इतना अडानी का डर क्यों? जांच हो जाएगी ना, पर्दा खुल जाएगा तो बीजेपी का चेहरा। लेकिन सरकार डरी हुई है क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ
जांच कैसे करा सकती है। तो इससे आप समझिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। सच को जानिए, पहचानिए, यही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।